क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 पे आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है ट्रेड टू टेरिटरी, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसमें ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। तो अंग्रेज़ों ने किस तरह से व्यापार करना शुरू किया और कैसे टेरिटरी मतलब अपना क्षेत्र स्थापित किया, इस चैप्टर पे हम इसको पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर। ये पहला पार्ट है कि कैसे कंपनी ने अपनी पावर को इस्टेब्लिश किया। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ पावरफुल मुगल रूलर्स। मुगल रूलर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल लास्ट जो मुगल रूलर था, सबसे पहला वाला जो रूलर था वो था बाबर, और सबसे लास्ट जो था पावरफुल वो था औरंगजेब। और यदि सिर्फ लास्ट पूछा जाता है कौन सा मुग़ल सम्राट को अंतिम मुग़ल सम्राट माना जाता है, तो वो थे बहादुर शाह जफ़र। ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूज़न होता है। तो औरंगजेब जो था लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर था। उसने कंट्रोल किया था बहुत बड़ी टेरिटरी, बहुत बड़ा क्षेत्र इंडिया में, और उसकी डेथ हुई थी 1707 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि इसकी डेथ कब हुई थी। और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या मुग़ल जो थे वो 18वीं सेंचुरी में बहुत पावरफुल थे। तो नहीं, वो 18वीं सेंचुरी के शुरू होते से ही 17वीं मतलब 707 जैसे ही लगा तो वैसे इसकी डेथ हो गई। और मैनी मुग़ल गवर्नर, सूबेदार, अब जैसे उसकी डेथ हुई तो बहुत सारे सूबेदार, बिग जमींदार, उन्होंने क्या किया, अथॉरिटी मतलब उन लोगों ने अपने आप को, क्योंकि ये मुग़लों के अंडर में रहा करते थे, तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया, और रीजनल किंगडम उन्होंने स्थापित किया। तो ऐसे ही एज अ पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज इफेक्टिव सेंटर। तो जैसे ही क्या हुआ, मुग़ल सम्राट की डेथ हुई तो उसके अंडर में जितने भी सामंत थे, जितने भी जागीरदार थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप को राजा घोषित कर दिया। तो देखिए पूरे इंडिया में लगभग कुछ साउथ की जगहों को छोड़ करके बाकी सब जगह मुग़लों का अधिकार था। लेकिन और मतलब पूरा इंडिया होल उस समय उनके कब्जे में था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, उसकी डेथ हुई, तो छोटे छोटे जो राज्य थे, जैसे बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, तो ये सब क्या हुए, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी हाउएवर अ न्यू पावर वॉज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल होराइजन, एंड दैट इज़ ब्रिटिश। और उसी समय क्या हुआ, तो मतलब सेकेंड हाफ के 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिश थे वो धीरे धीरे भारत में उभर रहे थे। तो ब्रिटिश क्या हुआ, यहाँ पर ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, और वो छोटी सी व्यापार करने वाली कंपनी के रूप में यहाँ आए थे, और वो रिलक्टेंट थे, मतलब उनकी इतनी इच्छा नहीं थी कि वो यहाँ पर राज्य स्थापित करेंगे। ठीक, तो आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल मुग़ल रूलर। कोई मुग़ल रूलर बहुत पावरफुल नहीं था। मुग़ल एम्परर कंटिन्यूड सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट। इन फैक्ट व्हेन मैसिव रिबेलियन, अब ये बोल रहा है कि जब बहुत बड़ा रिबेलियन हुआ, जब 1857 का विद्रोह हुआ, तब बहादुर शाह जफ़र जो थे वो मुग़ल एम्परर थे इंडिया के, और उनको नेचुरल लीडर उस समय माना जाता था। और जब एक बार 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद उनको कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। बहादुर शाह जफ़र को फोर्स कर दिया गया था, और उनके जितने भी बेटे थे उनकी हत्या कर दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये चीज़ यहाँ पर अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, यहाँ पर पढ़ लिया औरंगजेब की डेथ हो गई कब, 1707 में। बहुत सारे नए किंगडम आ गए, पहले केवल एक ही किंगडम था मुग़ल, लेकिन बहुत सारे नए किंगडम आ गए। उसी समय में ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए थे, और ब्रिटिश लोगों को क्या हुआ, ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपना राज्य स्थापित करना शुरू किया। तो कैसे किया, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये याद रखिएगा, 1600 में एक चार्टर उसको मिला फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड की शासिका क्वीन एलिजाबेथ से, जिससे उनको क्या हुआ, ईस्ट की तरफ ट्रेड करने का अधिकार मिल गया।
इसका मतलब था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी उनके साथ प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन नहीं करेगी। तो इस चार्टर के साथ कंपनी जो थी वो ओशंस के में कोई भी वेंचर कर सकती थी, नए लैंड ढूंढ सकती थी, नए गुड्स मतलब सामान खरीद सकती थी और उनको यूरोप में ले जाकर बेच सकती थी। कंपनी को कोई भी कंपटीशन का डर नहीं था। मार्केंटाइल मतलब जो भी सामान बना ट्रेडिंग करने वाली कंपनी थी उस समय पर प्रॉफिट बनाती थी एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। तो वो ये चाहती थी कि मतलब वो चीप सामान खरीदें और उसे क्या करें, महंगा बेचें। डियर का मतलब यहाँ महंगा से है। तो ये देखिए यहाँ से शुरू होती थी। मैप में यदि अपन देखेंगे तो उन लोग यहाँ से जाते थे और अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से होते हुए फिर वो ऐसे जाते थे इधर इंडिया और इस तरफ आते थे। देखिए लेकिन बाद में ये बॉम्बे के पास से जो एक तीर बना हुआ है और एक छोटी सी जगह पानी भरा हुआ है, देखिए है अफ्रीका के साइड में, वहाँ पर स्वेज कैनाल बनी हुई, तो उसके कारण फिर उनका जो रास्ता था वो बहुत छोटा हो गया था। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखना है कि कैसे क्या उन लोगों ने किस रास्ते से वो लोग आते थे। तो द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पावर। अब उस समय में यूरोप में दूसरे पावर भी थे, दूसरी जगह से भी लोग जो थे वो व्यापार करना चाहते थे। तो वो ईस्टर्न मार्केट मतलब ईस्ट की तरफ गए, इंडिया की तरफ और दूसरी जगहों पर गए। By the time the first English ship sailed down from west coast of Africa round Cape of Good Hope, ये सब केप ऑफ गुड होप से क्रॉस करके जब तक पहुंच रहा था, मतलब इतने दिन उनको लगे वहां पहुंचने में इंडिया में, तब तक हमारे देश में पोर्टुगीज मतलब पुर्तगाली वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में मतलब बॉम्बे की तरफ आ गए थे। ठीक है ना, कौन आ गए थे? पुर्तगाली। तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ 4 विदेशी कंपनियां उस समय में आई थी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और लास्ट में अंग्रेज पहुंचे थे, क्योंकि देखिए वो कहाँ से आ रहे हैं। तो कौन कौन आ गए थे? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ये सब आ गए थे। ठीक है ना। In fact, it was Vasco da Gama, Portuguese explorer, who had discovered this sea route in India in 1498। और ये वास्को डिगामा जो था, वास्को डिगामा ने इस रूट की खोज की थी और वेस्टर्न कोस्ट वाले, और डच भी वहाँ पर क्या हुआ, वो पॉसिबिलिटी खोज रहे थे और फ्रेंच भी खोज रहे थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 कंपनियाँ पहले हमारे यहाँ आ गई थी। मार्केंटाइल का मतलब क्या होता है, ये दिया हुआ है। अब ये था कि सारी कंपनियां जो थी वो बाइंग सेम थिंग्स, कि यहाँ से अब इंडिया से उनको मिलता क्या था, तो ये चीज़ें मिलती थी। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीज़ों ने यूरोपियन कंपनीज को हमारे यहाँ अट्रैक्ट किया। तो इस पैराग्राफ में अभी तक अपन ने पढ़ लिया कि केवल अंग्रेज नहीं आए थे, उसके पहले जब तक अंग्रेज वहाँ से पहुँचते तब तक बहुत सारी दूसरी विदेशी कंपनियाँ हमारे देश में आ गई थी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, और लास्ट में पहुंचे थे कौन? अंग्रेज, ब्रिटिश। अब क्या उनको अच्छा लगता था, यहाँ पर क्या ले जाते थे यहाँ से? तो फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क का बिग मार्केट था। पेपर मतलब काली मिर्च, लौंग, कार्डामम मतलब इलायची, सिनेमन, ये मसाला है, टू वर इन ग्रेट डिमांड। Competition among the European company inevitably pushed up the prices which these goods could be purchased। और जिसके कारण क्या हुआ, अब जिस सारी कंपनियां खरीदना चाहती थी तो जिससे क्या हुआ, इनके प्राइसेस बढ़ने लगे और इसके कारण कंपनी को जो प्रॉफिट होना था वो नहीं होने लगा। एक तो इतनी दूर से आओ, देखो बाकी की कंपनी यहीं आसपास से आ रही थी, लेकिन अंग्रेज लोगों को तो बहुत दूर से आना पड़ रहा था और फिर लेके भी जाना है। तो इनके अंदर अर्ज थी, द अर्ज टू सिक्योर मार्केट लेड टू फियर्स बैटल बिटवीन ट्रेडिंग कंपनी, और इसी कारण इनके बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। फिर क्या हुआ, थ्रू 17 एंड 18 सेंचुरी दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप्स। अब इन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे का माल डुबोने के लिए उनके जहाज़ डुबोए, रास्ते उनके ब्लॉक किए और राइवल शिप को सप्लाई ऑफ गुड देना बंद कर दिया, और ट्रेड जो था वो आर्म्स के साथ और ट्रेडिंग पोस्ट के साथ
मतलब ये था कि आपस में हथियार रखने लगे और फोर्टिफिकेशन करने लगे। तो इस तरह से ये अपना सामान बेचने के साथ साथ लड़ाई भी करने लगे आपस में। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड। अब ये क्या करते थे कि जहाँ पर भी इनकी व्यापार जो शुरू करते थे वहाँ पर ये फोर्टिफाई कर लेते थे, मतलब एक किला जैसा बना लेते थे। और इससे क्या हुआ, किला बनाने के कारण जो वहाँ का राजा था उसके साथ इनकी लड़ाइयाँ होने लगी। तो ये कंपनी को लगने लगा कि अब हम केवल व्यापार नहीं करेंगे, अब हमको क्या होगा, यहाँ के राजाओं से लड़ाई भी करना पड़ेगा। और धीरे धीरे इनने व्यापार के साथ साथ लड़ाई करने का भी मन बना लिया। तो देखिए, आए थे व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे फिर इनका ध्यान कहाँ जाने लगा, राज्य की तरफ जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड बंगाल में कैसे शुरू किया, अब देखिए। तो आए 4 लोग थे। कौन कौन सा आए थे बताइए? पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच और इंग्लिश। The first English factory was set up in bank of river हुगली। हुगली रिवर के किनारे ये स्थापित हुई थी इनकी पहली फैक्ट्री। This was the base from which company trader known as time factors operate। और ये क्या था कि उनका जो कंपनी का ट्रेडर को फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर मतलब व्यापारी। तो ये जो था जहाँ से कंपनी को आधार मिला, फैक्ट्री से आधार मिला। फैक्ट्री में एक वेयर हाउस होता था जहाँ पर गुड्स सामान रखा जाता था और कंपनी के ऑफिशियल बैठते थे, ऑफिसर बैठते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों ने आगे चल के मर्चेंट और ट्रेडर को अपनी कंपनी के आसपास ही सेटल करना शुरू करवा दिया। और 1696 तक बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट, और उन्होंने एक किला बनाना शुरू कर दिया। और धीरे से उन्होंने मुग़ल ऑफिशियल्स को, देखिए ये 1696 की बात हो रही है, मतलब उस समय औरंगजेब जिंदा था। औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707। तो 1696 तक उन्होंने मुग़ल ऑफिशियल्स को कि हमको ज़मींदारी दे दो। ज़मींदारी का मतलब कि हम यहीं से, मतलब आपको राजस्व वसूली करके पैसा देंगे, 3 गांव दे दो हमको, 3 गांव से हम जो है टैक्स वसूलेंगे, अपना खर्चा चलाएंगे और आपको उससे पैसे देंगे। इसका अधिकार उन्होंने ले लिया। 3, तो इसको बोलते हैं ज़मींदारी के राइट। इसको इंग्लिश में आगे दीवानी का अधिकार भी बोलते हैं, राइट ऑफ दीवानी। तो इनमें से एक था कैलकाटा, विच लेटर ग्रेव इनटू द सेट ऑफ, उस समय उसका नाम कैलीकाटा था, धीरे धीरे कलकत्ता और कोलकाता जिसको आज जानते हैं। तो उन्होंने मुग़ल एम्परर औरंगजेब को कहा कि एक फरमान निकाल दें ताकि वो यहाँ पर कंपनी जो है ट्रेड कर सके ड्यूटी फ्री, मतलब उस पर कोई टैक्स ना लगे। तो क्या क्या मांगा उन्होंने मुग़लों से फरमान निकालने को कहा कि हमें फ्री ट्रेड करने को कहा दिया जाए, 3 गांवों की हमको टैक्स वसूली का अधिकार दिया जाए। कंपनी ट्राइड टू कंटिन्यूसली प्रेस मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेशन। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब उन्होंने देखी कि यार एक जगह से मिल गया, तो उन्होंने क्या किया कि जो ट्रेड था उसको टैक्स फ्री करा ही लिया था। इसके अलावा जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो खुद भी कुछ व्यापार करते थे और उसका भी वो कोई टैक्स नहीं देते थे। तो फिर क्या हुआ कि जो बंगाल का नवाब था उस समय, बंगाल का नवाब कैसे बना, जैसे औरंगजेब की डेथ हुई तो उसके बाद वहाँ पर बंगाल का नवाब बना। तो मुर्शीद कुली खान जो था उसने इस बात के लिए आवाज़ उठाई कि भाई तुम हमें तो टैक्स दे ही नहीं रहे और इतना अच्छा व्यापार कर रहे हो, ठीक है ना। फिर थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। अब धीरे धीरे क्या हुआ, नवाबों के साथ इनका झगड़ा बढ़ने लगा। मुर्शीद कुली खान जो था वो नवाब था उस समय, और जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई तो बंगाल के नवाब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान आया और फिर सिराजुद्दौला आया, और ये लोग सब स्ट्रांग रूलर थे बंगाल के। और इन्होंने जैसे औरंगजेब की डेथ हुई तो औरंगजेब
जैसे पहले ही अपन ने बताया कि औरंगजेब बहुत पावरफुल था, तो तब तक उसके अंडर में ये रहे। जैसे ही उसकी डेथ हुई तो इन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, हम सम्राट घोषित कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने तो उनको फरमान दिया था, किनको, ब्रिटिश लोगों को। तो इन लोगों ने कहा कि अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे, अब तो हमें क्या करो, टैक्स दो। तो दे रिफ्यूज द ग्रांट कंपनी कंसेशन, उन्होंने कंसेशन देना बंद करवाया। उन्होंने बहुत ट्रिब्यूट मांगा कंपनी से, बहुत सारा पैसा मांगा, और सिक्के जो इन लोग कंपनी वाले खुद अपना सिक्का बनाने लगे थे उसके लिए उन्होंने वो मना किया, और फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी करने को उन्होंने मना किया। तो कंपनी ने जब देखा कि नवाब धीरे धीरे उनको बहुत परेशान कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि उनके विरुद्ध लड़ाई शुरू करने का निश्चय कर लिया। ठीक, द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट अनजस्ट डिमांड ऑफ लोकल ऑफिशियल वे आर रूनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ ड्यूटीज आर रिमूव। अब कंपनी ने कहा भाई हम इतनी दूर से आ रहे हैं, हम तभी व्यापार कर सकते हैं जब हमको ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स फ्री ट्रेड करने को दिया जाए। और उन्होंने कहा कि हम गांव खरीदना चाहते हैं और अपने अपने किले बनाना चाहते हैं, हम इसके लिए आपको पैसे देंगे। लेकिन धीरे धीरे नवाबों से क्या हुआ, ये बढ़ता गया, और सिराजुद्दौला के साथ पहली लड़ाई हुई जिसको कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। याद रखिएगा, जब अलीवर्दी खां 1756 में डेथ हुई तो सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। कंपनी ने देखा कि वो एक पपेट रूलर की नहीं है, पपेट रूलर का मतलब, पपेट का मतलब होता है कठपुतली। तो वो चाहते थे कि जो राजा नवाब है हम जैसा चाहें वैसा करें। तो उन्होंने क्या किया कि सिराजुद्दौला तो वैसे ही कंपनियों से नाराज़ था, तो उसने क्या किया, उनका फोर्टिफिकेशन स्टॉप किया। तो इसके कारण जब अंग्रेज़ों के साथ उसकी बात फेल हो गई, नेगोशिएशन फेल हो गया, तो नवाब ने 30,000 सोल्जर्स के साथ इंग्लिश की फैक्ट्री को पर आक्रमण किया कशिम बाज़ार पे, और कंपनी के ऑफिशियल को पकड़ लिया और डिसआर्म ऑल इंग्लिश मैन, ब्लॉकडेड इंग्लिश शिप्स, सारे शिप्स को ब्लॉक कर दिया, और वो कलकत्ता की तरफ रवाना हुआ, और कि वहाँ पर जो कंपनी का किला है उसको फ्री किया जाए। तो इसलिए क्या हुआ, फिर ये सब जब देखा कंपनी ने कि पूरे कलकत्ता को की तरफ ये बढ़ रहा है, तो उसमें क्या किया, मद्रास से उन्होंने फोर्ट रॉबर्ट क्लाइव को भेजा, नेवल फ्लीट्स मतलब नेवल अधिकारियों के साथ, नेवल मतलब होता है नौसैनिक अधिकारी, जो मतलब जो जल सेना होती है उसको भेजा। फिर नवाब के साथ काफ़ी लंबी बातचीत हुई, लेकिन जब कोई बात नहीं हुई तो 1757 में, ये याद रखिएगा, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई की, और सिराजुद्दौला हार गया, क्योंकि उसका जो मीर जाफ़र करके उसका एक सेनापति था, उसको क्या था, अंग्रेज़ों ने खरीद लिया था, और ये प्रॉमिस किया था कि हम तुमको नवाब बना देंगे। लिखा हुआ, क्लाइव हैव मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक नवाब। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब द प्रॉमिस ऑफ रिचेस, ये सब दिया हुआ, सिराजुद्दौला का फोटो दिया हुआ है, जनरल कोर्ट रूम दिया हुआ है। फिर आगे बैटल ऑफ प्लासी से क्या हुआ, अब इनके पास बंगाल आ गया। किनके पास आया बंगाल, अंग्रेजों के पास। शुरुआत हो रही, देखिए भैया, पहले वो लोग व्यापार करने आए थे, फिर धीरे से उन्होंने किले बनाए, धीरे से उन्होंने व्यापार को ड्यूटी फ्री कराया, फिर धीरे से किले और बढ़ाते गए, धीरे धीरे उन्होंने गांव खरीदने की बात करने लगे, फिर धीरे से उन्होंने लड़ाई भी कर ली। द टेरिtorial ambition of mercantile East India Company were viewed with distrust and doubt in England. बैटल ऑफ प्लासी के बाद इंग्लैंड में लेकिन क्या था, महारानी जो थी वो सब देख रही थी, तो उनको इन सब चीज़ों पर डाउट हुआ। और फिर क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव रोड टू विलियम पिट, वन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उन्होंने कुछ लेटर लिखा, और ये लेटर के बारे में दिया हुआ है, क्या लिखा था उन्होंने,
आप पढ़िएगा, आपको समझ। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड। सिराजुद्दौला को मार दिया गया। असैसिनेट करना मतलब मार दिया गया। मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। कंपनी जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहती थी, राजा बनना नहीं चाहती थी। उसका तो केवल एक ही उद्देश्य था कि वो अपना व्यापार बढ़ाना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उससे मीर जाफ़र से कहा कि भाई हमें कुछ कुछ जो हम चाहते हैं, जो जो चीज़ें हम चाहते हैं वो सब आप देते जाओ। तो मीर जाफ़र ने क्या किया, इन बातों के लिए प्रोटेस्ट किया। तो उन लोगों ने क्या किया, मीर जाफ़र को हटाया और मीर कासिम को फिर नवाब बना दिया। और मीर जाफ़र, जब मीर कासिम ने भी कंप्लेन किया तो फिर एक लड़ाई हुई जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। कब हुई थी? 1764 में। तो पहली लड़ाई हो गई बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का नाम प्लासी क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पलास के ज़्यादा पेड़ होते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए डिड यू नो में लिखा हुआ है, पलास ट्री मिलते हैं। और बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बक्सर के जब लड़ाई हुई तो फिर क्या हुआ, उन्होंने फिर से मीर जाफ़र को, मीर कासिम को हटाया, मीर जाफ़र को नवाब बनाया और नवाब को कहा कि भाई 5 लाख रुपए दो कंपनी को हर महीने, देखो 5 लाख रुपए। और मीर जाफ़र जब डाई हुआ 1765 में तो कंपनी का मूड चेंज हो गया और उन्होंने कहा कि हम खुद ही नवाब बन जाते हैं। तो देखिए पहले उनका कोई आइडिया इरादा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने खुद ही नवाब बन गए। फाइनली 1765 मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, और उनको दीवान बना दिया। दीवान मतलब नवाब। किसने बनाया? मुगल एम्परर ने 1765 में। अब औरंगजेब के बाद जो भी बच गए होंगे मुगल एम्परर, उनमें से किसी ने बनाया होगा, या आपको पता लगाना चाहिए किसने बनाया। दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल। अब दीवानी ने, ये दीवानी का मतलब होता है वही दीवानी का अधिकार मिला। जैसे पहले गांव में 3 गांव की बात हुई थी, अब तो इनने सबको हरा के पूरा बंगाल अपने अंडर में ले लिया। दीवानी का अधिकार मिल गया। दीवानी से क्या हुआ, वो टैक्स वसूलने लगे। तो ये क्या करते थे, पहले इनको गोल्ड और सिल्वर से, क्योंकि ब्रिटेन से आते थे, तो ये गोल्ड और सिल्वर से, वहाँ से बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर के कॉइन ला करके उससे सामान खरीदते थे। लेकिन जब इनका बंगाल पर अधिकार हो गया तो ये यहीं से टैक्स वसूल के यहीं से सामान खरीदने लगे, जिससे क्या हुआ कि इनके पास काफ़ी पैसा आने लगा। ये लिखा हुआ, दिस रेवेन्यू कुड बी यूज। कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स। What did it mean to नवाब? It meant of course the company acquired more power. इससे ये हुआ कंपनी के नवाब बनने से कि उनके पास बहुत सारा पावर हो गया। तो अभी तक आपने पढ़ा कि सिराजुद्दौला हार गया था। कौन सी लड़ाई में? बैटल ऑफ प्लासी में। कब हुई थी? 1757 को। उसके बाद कौन सी लड़ाई हुई? बैटल ऑफ बक्सर। ठीक, कब हुई? 1764 में। किसको हटाए? मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र के साथ हुई थी कि मीर कासिम के साथ हुई थी? मीर कासिम और अंग्रेज़ों के साथ हुई थी। फिर मीर कासिम को हटाया है, किसको बनाए? मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र मरा तो उसके बाद फिर कौन? कंपनी के खुद अपने नवाब बनने लगे। कंपनी ने मुग़ल सम्राट से क्या ले लिया? बंगाल का पूरा टैक्स वसूलने का अधिकार ले लिया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब आगे है, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल। अब इससे क्या हुआ, जितने भी ऑफिशियल्स थे उनसे, जो भी उस समय छोटे मोटे नवाब थे, उनसे ये लोग क्या था, बहुत सारा पैसा लेते थे। रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सारा पैसा, एमासिस मतलब बहुत सारा पैसा इकट्ठे करके गया था, और ही हैड कम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743। 18 की एज में आया था, लेकिन जब वो 1767 में, देखिए 1743 में वो एज ऑफ 18 पे आया था, और 1767 में उसके पास 4,01,102 पौंड की वेल्थ लेके यहाँ से गया था। ठीक, देख लीजिए। और जबकि उसको गवर्नर बनाया गया था 1764 में।
ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन, और जब उसको गवर्नर बनाया गया तो उससे कहा था करप्शन हटाओ, जबकि इसने खुद ही ने इतना पैसा लेके यहाँ से गया था। उसके ऊपर क्या हुआ था, केस चला था, क्योंकि ब्रिटिश के लोग क्या था शुरू में क्वीन वगैरह इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देती थी, तो उसके ऊपर केस चला था और फिर उसने सुसाइड भी कर लिया था 1774 में, लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो इतना पैसा लेकर, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और कहते हैं ना कि यहाँ से पैसे ले गए, तो ये लोग ने यहाँ से ऐसे लूट लूट के हमारे देश को ले गए। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ रही कहानी। अब ये ऊपर का वही उसके ऊपर लिखा हुआ है कि क्या लिख रहा था क्लाइव अपने बारे में। फिर However, not a company officials succeeded in making money like Clive. सभी कंपनी के ऑफिसर क्लाइव के जैसे सफल नहीं हुए। कई जल्दी ही डेथ हो गई इंडिया में, डिजीज़ ऑफ के कारण या वार के कारण, ठीक है। और कई जो थे वो वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम करप्ट और डिसऑनेस्ट, सारे करप्ट नहीं थे। कुछ लोग हम्बल डिज़ायर के थे, मतलब बहुत छोटी जगहों से आए थे, और लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, और फिर उन लोगों ने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। दोज हु वर मैनेज टू रिटर्न विल वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ्स एंड फ्लाउंटेड दे आर रिचेस, उन्होंने अपने धन, जो लोग भी यहाँ से धन लेके गए उन्होंने खूब धन उड़ाया, खूब पैसा उड़ाया, और उनको सबको नवाब्स कहा जाता था। नवाब नहीं, नवाब्स, ये है स्पेलिंग। एक है इंग्लिशाइज्ड वर्सन ऑफ इंडियन वर्ड ऑफ नवाब, ये वहाँ के लोग उनको कहते थे। फिर अब आगे बढ़ती कहानी, कंपनी का रूल एक्सपांड हुआ। तो ये तो खैर कहानी हो गई क्लाइव की, क्लाइव जो है वो कैसे नवाब बना, कितना पैसा लेके गया। हमारी कहानी वहाँ चल रही थी, कहाँ चल रही थी, बंगाल का, कंपनी के पास बंगाल का अधिकार आ गया था, ठीक है ना। इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अब 1757 से 1857 तक के कंपनी ने बहुत ज़्यादा एनेक्सेशन किया, मतलब कई जगह राज्यों को अपने अंडर में लेना शुरू किया। कंपनी जो है बहुत कम डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किसी के ऊपर करती थी। इसके कंपनी ये नहीं चाहती थी कि सब राजा लोग इकट्ठे हो जाएं भारत के और हमको हरा दें, इसलिए वो कभी भी किसी को डायरेक्ट अटैक नहीं करती थी। वो कुछ अलग अलग तरीक़ों से एनेक्स करती थी, मतलब उनके राज्यों को हड़प लेती थी। तो उन्हीं में से एक आया था सब्सिडरी अलायंस। ढूंढिएगा कहाँ लिखा सब्सिडरी अलायंस इसमें। सब्सिडरी अलायंस में वो क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, वो क्या करते थे, इंडियन रूलर्स को कहते थे कि वो अपनी आर्मी नहीं रख पाएंगे, कंपनी उनको आर्मी देगी। और वो क्या करते थे, पड़ोसी राजाओं को आपस में लड़वा देते थे। तो जिस राजा को के पास ज़्यादा शक्ति होती थी, उस राजा के पास वो अपनी सेना रख देते थे। अच्छे से समझिएगा, इसको बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस, हिंदी में बोलते हैं सहायक संधि। जिसका ये मतलब होता था कि हम आपको, देखो आप अच्छे से सुनो, कि यदि आप इंडिया के राजा हो, आप सेना अपनी मत रखो, हम आपको सेना देंगे, जब लड़ाई होगी तो हमारी सेना आपकी तरफ से लड़ेगी, और यदि हमारी सेना जीत जाएगी तो फिर क्या होगा, हमारी सेना आपको कुछ पार्ट उसको देना पड़ेगा हमको, काय के लिए, राजस्व वसूली के लिए, और हमारी सेना के खर्चे आपको मैनेज करना पड़ेगा। इतनी सी बात उन्होंने ऐसे बताई, तो लोग बड़े खुश हुए, भाई अच्छी है, कौन अपनी सेना बनाए, अंग्रेज़ों की सेना रख लो। लेकिन अंग्रेज़ों ने बहुत धीरे धीरे चालाकी करके क्या किया, सब राजाओं नवाबों को हरवा दिया और अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो यही सब्सिडरी अलायंस है, इसको पढ़िए आप, ये लिखा हुआ है, पढ़िए बीच में। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मी फोर्सेज, दे वर बी प्रोटेक्टेड, उनको बचाया जाएगा बाय कंपनी, बट दे हैड टू पे सब्सिडरी फोर्सेज दैट द कंपनी, उनको पे करना पड़ेगा, सपोज टू मेंटेन द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। यदि इसमें लिखा हुआ था सब्सिडरी अलायंस में कि इफ़ द इंडियन रूलर फेल टू मेक पेमेंट, द पार्ट ऑफ द टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनाल्टी, तो धीरे धीरे उसके राज्य का पार्ट जो होगा वो पेनाल्टी के रूप में लिया जाएगा। तो धीरे धीरे ये किसने शुरू किया था, रिचर्ड वेलेज़ली ने शुरू किया था, गवर्नर जनरल था ये, 1798 से 1805 तक। द नवाब ऑफ अवध, अवध का नवाब
हाफ ऑफ इस टेरिटरी टू 1801 तक, 1801 तक के मतलब 1801 तक के उसने क्या किया था, सब्सिडरी फोर्सेस के द्वारा नवाब का आधे से ज़्यादा जो राज्य था वो ले लिया था। कौन था भैया ये, वेलेज़ली, रिचर्ड वेलेज़ली। ऐसे ही हैदराबाद के साथ भी किया उन्होंने। तो देखिए इसको पहले आप इधर मैप में देखिए, ये देखिए क्या स्थिति थी 1797 में। ये देखिए कंपनी कहाँ से शुरू हुई थी, कैलकाटा से। ये देखिए ये हमारा भारत देश उस समय ऐसा था। तो कंपनी यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ येलो दिख रहा है वहाँ उनका साम्राज्य था। लेकिन 1840 में देखिए आप कितना बड़ा हो गया, देखिए उनका राज्य कहाँ तक फैल गया। और फिर और देखिए आप 1857 में कहाँ पहुँच गए वो, मतलब लगभग पूरे इंडिया में उनका अधिकार हो गया था। आया समझ में। ये 3 मैप आपकी बुक में दिए हुए हैं, क्लियर। तो ये था सब्सिडरी अलायंस, समझ में आ गया, आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे नवाब जो थे उन लोगों को सब्सिडरी अलायंस के कारण क्या करना पड़ा, अपना राज्य देना पड़ा। अब आ जाइए यहाँ पर। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि बगैर डायरेक्ट लड़ाई करे धीरे धीरे यहाँ के राजाओं को आपस में लड़ा दिया। अब आगे आ जाइए टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ने के लिए। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। देखिए उस ज़माने में टीपू सुल्तान, महाराजा रणजीत सिंह, ये कुछ ऐसे राजा थे जिनसे अंग्रेज लोग बहुत डरते थे। उनमें से एक नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कंपनी रिस्टोर द डायरेक्ट मिलिट्री कन्फर्ट। कंपनी तभी कन्फ्रंटेशन करती थी जब वो देखती थी कि उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कोई थ्रेट है, कोई डर है। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विथ केस ऑफ साउथ इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। अब कहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया, वो अटैक किया टीपू सुल्तान पे। मैसूर उस समय में जो था पावरफुल, टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। उनका जो साम्राज्य था 1761 से शुरू हुआ, 82 तक रहा। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान का आया 82 से 1799। तो मैसूर मलाबार कोस्ट के पास था, समुद्र के किनारे था। कंपनी बहुत अच्छा व्यापार करती थी पेपर और कार्डामम का। 1785 में टीपू सुल्तान ने इनको स्टॉप कर दिया और डिसअलाउ कर दिया कि भाई आप ऐसा कोई व्यापार नहीं करेंगे। परंतु जब फ्रेंच लोग आए, क्योंकि उस समय फ्रेंच भी आए थे, तो फ्रेंच के साथ उन्होंने क्या किया, अपनी मतलब जो सेना थी उसको मॉडर्नाइज भी किया। ठीक। लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विथ कंपनी, उसने लोकल मर्चेंट को डिसअलाउ कर दिया। परंतु फ्रेंच के साथ उन्होंने क्या किया, देखिए ये वर्ड ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है किसके साथ मिलकर के टीपू ने अपनी सेना को मॉडर्नाइज किया था। फ्रेंच के साथ, ब्रिटिश के साथ नहीं किया था। कंपनी फोर्सेस वर डिफीटेड बाय हैदर अली टीपू सुल्तान इन सेवरल बैटल। कई बार कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को टीपू सुल्तान ने हराया। फ्रेंच के साथ मिला ही हुआ था, फ्रेंच और इनकी पटती नहीं थी। फिर क्या हुआ, 1792 में कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मराठा, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड कंपनी, टीपू वाज फोर्स्ड टू साइन अ ट्रीटी विद ब्रिटिश। और इन लोगों ने मिलकर के, देखिए निजाम ऑफ हैदराबाद, कंपनी और मराठाओं ने मिलकर के, तीनों की फोर्स ने मिलकर के, टीपू वाज फोर्स्ड टू साइन अ ट्रीटी। टीपू सुल्तान को एक ट्रीटी मतलब संधि साइन करना पड़ा, जिसमें उसके बच्चों को बंधक बना के रखा कंपनी के पास। ये सीन, ये पेंटिंग बनी हुई है देखिए। ब्रिटिश वर फ्यूरियस, दे सा हैदर एंड टीपू सुल्तान एज एरोगेंट एंड डेंजरस। तो उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनको बोलते हैं मैसूर की लड़ाइयाँ। और आखिरी लड़ाई जो थी वो बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम थी, जिसमें कंपनी विजयी हुई, टीपू सुल्तान को मार दिया गया। और ये हुई थी 1799 में। ये क्वेश्चन आता है कि वॉर ऑफ श्रीरंगापट्टनम कब हुआ था। ये एक पिक्चर मिला था टीपू सुल्तान के पास से, ये एक मतलब पिक्चर मिला था बिग मैकेनिकल टॉय का, जो टीपू सुल्तान के पास था मैकेनिकल टॉय। देखिए उसमें वो कैसे अंग्रेजों को एक टॉय खा रहा है,
ये अभी भी अल्बर्ट म्यूज़ियम में लंदन में रखा हुआ है। ये टीपू सुल्तान जब डेथ हुई थी तो ले गए थे और उसकी तलवार भी ले गए थे। और टीपू सुल्तान को इतना बहादुर था कि उसने अकेले एक बार मतलब अपने बगैर हथियार के टाइगर को मारा था, इसलिए उसको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। ये लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो इस तरह से क्या हुआ, साउथ में उन्होंने लड़ाई की, किन्होंने, अंग्रेज़ों ने। फिर मराठाओं के साथ लड़ाई हुई, किनकी, अंग्रेज़ों की। With their defeat in Third Battle of Panipat 1761, Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. दिल्ली में मराठा लोग राज्य करना चाहते थे, महाराष्ट्र के थे, लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली के साथ इनकी लड़ाई हुई थी पानीपत की थर्ड बैटल 1761 में, तो वो बहुत छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, ये 4 में हो गए थे। अभी भी सिंधिया का नाम चलता है, आप जानते होंगे, माधवराव सिंधिया। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर, और फिर ये लोग सब मिले थे कि पेशवा के अंडर में, और उन्होंने मिलिट्री बनाया था। पेशवा के बारे में आपने सुना ही होगा, रानी लक्ष्मीबाई के समय में थे पेशवा। तो महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस, ये सब मराठा सोल्जर्स थे। तो इनके साथ भी क्या हुआ, अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई, लेकिन फिर उन्होंने 1782 में ट्रीटी ऑफ सालवाई की। ट्रीटी ऑफ सालवाई मतलब ये एक जगह का नाम है, और वहाँ पर क्योंकि ना तो अंग्रेज़ों की जीत हुई थी ना मराठाओं की जीत हुई थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब उनकी ट्रीटी हो गई, संधि हो गई, तो फिर ब्रिटिश को उड़ीसा और दूसरी टेरिटरी अपने अंडर में लेने का मार्ग मिल गया। इस प्रकार से क्या हुआ, साउथ ऑफ विंध्या के साउथ तक ये जो इलाका है, देखिए ये सारा इलाका, ये देखिए अब धीरे धीरे ये सब बढ़ रहा था। ये जो बीच का इलाका है हैदराबाद के साइड वाला, ये सारा इलाका 14B की बात कर रहा हूँ मैं, तो इनका इलाका जो है ये धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में ले लिया। ठीक, समझ में आया। तो टीपू सुल्तान से लड़ाई हुई, मराठाओं से लड़ाई हुई। अब द क्लेम टू पैरामाउंटसी, अब धीरे धीरे जब उन्होंने क्या किया, तो एक क्लेम उन्होंने निकाला, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने निकाला था। पैरामाउंटसी का मतलब है कि अब कंपनी जो होगी वही जो है, चूँकि पूरे भारत पर उसका अधिकार है, इसलिए वो किसी भी किंगडम को अपने अंडर में ले सकती है। और ब्रिटिश ने छोटे मोटे जो स्टेट थे उनको अपने अंडर में लेने की कोशिश की, जैसे कर्नाटका में ली, तो वहाँ एक रानी चन्नम्मा थी जिसने खूब लड़ाई की और उसको अरेस्ट कर लिया गया और वो डाइड हो गई। फिर उसके बाद उसका एक पुअर चौकीदार था रामायणा, उनने भी लड़ाई की। और अपने यहाँ भी जैसे मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती और इन सब ने बहुत लड़ाई की उनके साथ। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इन धीरे धीरे क्या हुआ कि कंपनी ने क्या किया, सिंध, पंजाब और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया लॉर्ड डलहौजी ने। ये क्वेश्चन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, आपने देख सुना होगा। इसके अनुसार यदि कोई राजा है और उसका ओरिजिनल संतान नहीं है, तो वो किस मतलब मान लीजिए उसके कोई बेटे वेटे नहीं हुए हैं या नहीं हैं, तो वो किसी भी अपने छोटे भाई के बेटे को अपना राजा नहीं बना सकता। और इसको आप लेकर के उन्होंने सतारा, ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था, कौन से गवर्नर जनरल ने आया था, लॉर्ड डलहौजी ने। ये लिखा हुआ पढ़िए, द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन ऑकर्ड व्हेन लॉर्ड डलहौजी हु वाज गवर्नर जनरल 1848 से 1856। इनके ये टाइमिंग याद रखना चाहिए क्योंकि ये कभी कभी पूछे जाते हैं, बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सा लाया था, सब्सिडरी अलायंस लाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हुआ कि लैप्स हो जाएगा उनका किंगडम और इनके हाथ में आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन से लिए थे उन्होंने, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, ये सब अपने अंडर में उन्होंने मिला लिए थे। फाइनली 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने अंडर में ले लिया। और उन्होंने कहा कि जो नवाब है अवध का वो बेकार है, वहाँ की जनता बहुत परेशान है। और पैरामाउंटसी का नियम लगा के, जो अभी अपन ने पढ़ा, पैरामाउंटसी का नियम किसने लाया था, ये ध्यान रखिएगा, पूछेगा, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लाया था। पैरामाउंटसी का मतलब कि पैरामाउंट मतलब होता है जो सबसे ऊपर रहता है।
तो इस प्रकार धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया, पूरा अपना अधिकार कर लिया। समझ में आ रहा है? देखिए आप, ये पूरा अधिकार हो गया उनका, ये येलो वाला पार्ट पूरा उनका हो गया। अब कुछ जगह ही बची थी, जैसे रणजीत सिंह पंजाब वाली जगह उनके पास बची हुई थी और कुछ इस तरह की जगह में, पर धीरे धीरे क्या हुआ, उन पे भी वो अधिकार, ये 1857 का मैप है, उसके आगे और फिर अपनी लड़ाई चलते रही। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो गवर्नर जनरल था, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिगर, जिसने सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था कंपनी के पावर को एक्सपांड करने में। कब? 1773 से 1785 के बीच में वॉरेन हेस्टिंग्स, इसका नाम याद रखिएगा। कंपनी ने पावर ना तो केवल बंगाल का, बॉम्बे, मद्रास, ब्रिटिश टेरिटरीज वेयर ब्रॉडली डिवाइडेड। अब इनकी टेरिटरी जो थी उनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ये क्वेश्चन आता है कि इनके राज्यकाल में और हमारे यहाँ के राजाओं के राज्यकाल में, राजकाज में या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर था। तो इनके जो राज्य थे, इनके जो एरिया थे वो प्रेसिडेंसी में डिवाइडेड थे। उनके समय में 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। प्रेसिडेंसी का मतलब विशेष खास इलाके, जहाँ गवर्नर जनरल, ईच वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर होता था। सुप्रीम हेड इनका एडमिनिस्ट्रेशन का गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स को फर्स्ट गवर्नर जनरल माना जाता है और इसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अपनाया था। क्लियर? फिर इसके बाद जो है, उस समय में जो इनको प्रॉब्लम हुई कि उस समय में यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों होते थे, तो इन लोगों ने क्या किया था कि जब ये न्याय पद्धति की बात आई तो उन्होंने हिंदुओं के हिसाब से भी और मुस्लिमों के हिसाब से भी यहाँ पर न्याय पद्धति को बनाई और उसके आधार पर फिर यहाँ पर न्याय दिया जाने लगा। ये इनके न्याय के बारे में है कि सुप्रीम कोर्ट उन्होंने 1773 में इस्टेब्लिश किया था। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी की आर्मी कैसी थी? कंपनी की आर्मी जो थी वो उनकी स्पेशल स्ट्रेंथ थी। मुग़ल आर्मी जो थी वो, उनमें सवार हुआ करते थे, इन्फेंट्री हुआ करती थी, पैदल, इन्फेंट्री में पैदल फुट हुआ करते थे। उनको आर्चरी की ट्रेनिंग दी जाती थी मुग़ल आर्मी में, और तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। The cavalry dominated in army and Mughal state did not feel the need to have large professionally trained infantry, और उन लोगों के पास ज़्यादा प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री नहीं होती थी। जो भी लोकल किसान लोग होते थे उनको आर्मी में ये लोग भर्ती कर लेते थे। कौन? मुग़ल लोग। लेकिन कंपनी जो थी, उनकी आर्मी जो रहती थी वो इस तरह से अलग अलग उसमें डिवाइड रहती थी। कंपनी की जो आर्मी थी उसमें ट्रेंड सैनिक होते थे, यूनिफॉर्म होती थी, और उनको ये मस्केट एक गन होती थी और मैच लॉक एक गन होती थी, इनको चलाना आना चाहिए होता था। तो ये क्वेश्चन आता है कि दोनों की आर्मी में क्या डिफरेंस था? तो दोनों की आर्मी में ये डिफरेंस था, ये इस तरह का सवार होता था उनमें। तो इस प्रकार हमने देखा कि उनकी सेना अलग थी। न्याय पद्धति में उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को शामिल किया, और कंक्लूजन में अब हम आ गए कि इस प्रकार ट्रेड करने वाली कंपनी धीरे धीरे उन्होंने क्या की कि पूरी जगह अपना अधिकार जमा लिया। और ये मैप से हमको पता चलता है, बाय 1857 ये लिखा हुआ है, कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर 63% ऑफ टेरिटरी एंड 78% ऑफ पॉपुलेशन। तो 1857 तक के कंपनी के पास 63% आ गई थी भारत की टेरिटरी, और 78% पॉपुलेशन इनके अंडर में आ गई थी। क्लियर? ये चीज़। और दूसरी जगहों की बात भी हो रही है कि उस समय अफ्रीका में स्लेव ट्रेड हुआ करता था। स्लेव ट्रेड मतलब होता है गुलामों को खरीदना बेचना। अफ्रीका से लोग गुलामों को पकड़ पकड़ के लाते थे और उनको बेच देते थे और उनसे काम कराते थे। कभी हम 9th में इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं कि लेट्स रिकॉल मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में पहला वर्ड है दीवानी। तो दीवानी क्या था बताइए? टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहते थे? फौजदारी अदालत क्या होती थी? फौजदारी अदालत क्रिमिनल कोर्ट को कहते थे। रानी चेन्नम्मा कहाँ की थी? और ये मैच द कॉलम करना है, इसमें उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको मैच करके दिया हुआ, आपकी बुक में अच्छे से दिया हुआ है।
फिर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट द बंगाल एंड बिगेन विथ, किस बैटल से बंगाल का उनको अधिकार मिल गया था। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर थे। डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी। मराठा किंगडम जो थी वो किस पार्ट में थी इंडिया के। फिर आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि मुग़ल एम्पायर जो थे वो क्या स्ट्रॉन्गर हो गए थे 18 सेंचुरी में। 18 सेंचुरी का मतलब 1701 के बाद क्या बहुत स्ट्रॉन्गर हो गए थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या केवल अकेली कंपनी थी जो इंडिया से व्यापार करती थी। महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के रूलर, पंजाब के रूलर थे। ये बात सही है या गलत। और ब्रिटिश ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं किया, क्या ये बात सही है। ये 4 यहाँ पर स्टेट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के। आपने क्या पढ़ा और क्या समझा उस पे आधार पर आप आंसर दे सकते हैं। अब लेट्स डिस्कस व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी टू इंडिया। किस चीज़ ने यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी को अट्रैक्ट किया था। जितनी भी यूरोप से जो कंपनी आती थी उनको इंडिया में ऐसा क्या मिलता था। फिर सेकंड, व्हाट वर द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन किन बातों को लेकर के लड़ाई हो रही थी, कौन कौन से एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थे। देखिए कई बार क्या होता है क्वेश्चंस को समझना ज़रूरी होता है। तो अपन ने पढ़ा अभी कौन कौन सी चीज़ों पर दोनों की लड़ाइयाँ हुई, तो वो रीजंस हम एक लाइन से लिखेंगे। फिर हाउ डिड एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी। जब उनको दीवानी मिली, अब ये मैंने पहले ही बताया था दीवानी क्या होती है, नहीं तो आप सोचने लगोगे कोई गाना है दीवानी, ऐसा कुछ नहीं है। दीवानी का मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। फिर एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब्सिडरी अलायंस किसने लागू किया था और इससे वो लोग कैसे हड़पते थे। तो अपन ने पढ़ा था सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। फिर किस तरीके से कंपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इंडियन रूलर से अलग था। तो कंपनी का में प्रेसिडेंसी होती थी, इंडियन रूलर्स के पास राज्य होते थे। कंपनी का हेड गवर्नर जनरल होता था, इंडियन रूलर का हेड किंग होता था। और भी बातें हैं। डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड कंपोजिशन ऑफ कंपनीज आर्मी। कंपनी की आर्मी में किस तरह का कंपोजिशन होता था, क्या चीज़ होती थी कंपनी की आर्मी में। तो अपन ने पढ़ा था मुगल की आर्मी और कंपनी की आर्मी में डिफरेंस। ठीक। फिर आफ्टर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, कलकत्ता जो था एक छोटे से विलेज से एक बहुत बड़ा शहर होना। तो ये आपको एक एक्टिविटी है, फाइंड अबाउट द कल्चर आर्किटेक्चर लाइफ ऑफ यूरोपियन इंडियन। तो ये आप ढूंढें कहीं से और कलेक्ट पिक्चर करें, स्टोरी पोएम इन्फॉर्मेशन रानी ऑफ झांसी के बारे में, महादजी सिंधिया, हैदर अली, महाराजा रणजीत सिंह, इनके बारे में। तो ये 2 क्वेश्चंस तो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, आप एक्टिविटी करके देखें, करके रखें। लेकिन बाकी के क्वेश्चंस में जैसे सब्सिडरी अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 करवा दिया। अब आप जो है इसमें यदि कोई डाउट होता है या कहीं कोई चीज़ आती है तो एक बार चैप्टर को अच्छे से समझें और अपनी कॉपी में इनको लिखना शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच।